नमस्कार। आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों। तो आज हम आपकी एसएसटी के चैप्टर 9 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। तो चलिए पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। ठीक है। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग युगांतरों से अस्तित्व में है, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है। जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियां समझते हैं, वे समय के साथ साथ बदली हैं और सच तो ये है कि आज भी बदल रही है। ये क्षेत्रीय संस्कृतियां जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई है। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। जैसा कि हम देखेंगे कि कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की है, कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी है, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती है। तो इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि हम लोगों को किस तरह से परिभाषित करते हैं, उनकी बोलचाल की भाषा से परिभाषित करते हैं। ठीक है। अगर हम किसी व्यक्ति को कहते हैं कि वो तमिल है या उड़िया है, तो इसका मतलब ये होता है कि या तो वो तमिल और उड़िया भाषा बोलता है या तो वो तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। आप हिमाचल प्रदेश की बात कीजिए, अगर किसी को हिमाचली कहा जाता है तो इसका मतलब सीधे साधे शब्दों में ये होता है कि वो व्यक्ति जो है वो हिमाचल प्रदेश से संबंध रखता है। उसका संबंध कहाँ से है? हिमाचल प्रदेश से है। तो इसी तरह हम हर क्षेत्र के अपने कुछ खास भोजन होते हैं, उनके वस्त्र होते हैं, उनकी कुछ काव्य होते हैं, उनके कुछ नृत्य होते हैं, संगीत होती है, चित्रकलाएं होती है। तो उससे हम प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अपनी एक विशेषता होती है और इससे हम उन क्षेत्रों को जोड़ते हैं। तो इस पाठ में हम इसी प्रकार विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई संस्कृतियों को देखेंगे और किस तरह से उन संस्कृतियों का निर्माण हुआ, ये भी हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो पहले है चेर और मलयालम भाषा का विकास। आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अंतः संबंध के एक उदाहरण से अपने विश्लेषण प्रारंभ करें। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग में, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियां, जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती है, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है। यह भी एक काफी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्यशास्त्र विषयक है, मणिप्रवालम शैली में लिखा गया था। मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ होता है हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। तो यहाँ पर किसकी बात की गई है? चेर राज्य की बात की गई है, जो कि आज के केरल राज्य का हिस्सा था। और इस इलाके में संभवतः कौन सी भाषा बोली जाती थी? मलयालम बोली जाती थी। और यहाँ के शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया था। अभिलेखों में वे उस समय की शासन व्यवस्था, जो उस समय शासन व्यवस्था उस समय समाज में व्याप्त थी, उस व्यवस्था को अभिलेखों के जरिए उस समय के शासक
संजो कर रखा करते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अभिलेख है, तो इसमें कौन सी भाषा है, इसमें मलयालम भाषा का उपयोग किया गया है जो चेर राज्य से संबंधित है। तो ठीक है, और इस समय मणिप्रवालम शैली में ये लिखे गए थे, मणिप्रवालम शैली। ठीक है, ये जो है मणिप्रवालम शैली में लिखे गए थे। मणिप्रवालम का क्या मतलब होता है, हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। मतलब यहाँ पर इन अभिलेखों को लिखने के लिए संस्कृत का उपयोग तो किया ही गया, लेकिन साथ में क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग भी किया गया और इस शैली को नाम दिया गया मणिप्रवालम शैली। कौन सी शैली नाम दिया गया, मणिप्रवालम शैली। उसके बाद शासक और धार्मिक परंपराएं, जगन्नाथी संप्रदाय। अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। जगन्नाथ का शाब्दिक मतलब क्या होता है बेटा, दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। विष्णु भगवान को जगन्नाथ भी कहते हैं। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिसे आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है कौन से देवता हैं, ये हैं जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ, जो कहाँ है, उड़ीसा में है इनका मंदिर। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित कर दिया। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ, 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक राजा थे, राजा अनंत वर्मन, उन्होंने पुरी में भगवान जगन्नाथ का मंदिर बनाने का निश्चय किया और 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना जो सारा का सारा राज्य था वो जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को उनका प्रतिनियुक्त घोषित कर दिया। यानी जो उनका निर्णय होगा उसको वो आम जनता में लागू करेंगे। इस तरह से जो भगवान जगन्नाथ थे वो क्या हो गए, उस राज्य के राजा बन गए। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। ज्यो ज्यो इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, सबने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा। तो ये मंदिर, जैसा मैंने बताया, कि उड़ीसा के पुरी में स्थापित किया गया था और जैसे जैसे जिन जिन लोगों ने उड़ीसा को जीता, चाहे मुगल हो, चाहे मराठे हो, चाहे अंग्रेजों की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी हो, सबने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। वे ऐसा महसूस करते थे कि अगर उन्होंने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया तो स्थानीय जनता में उनका शासन जो है वो स्वीकार्य हो जाएगा। राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को, जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है, राजपूताना कहते थे। ठीक है, इससे यह समझा जाता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे, लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। ऐसे अनेक समूह थे और आज भी हैं जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते थे, तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। तो ऐसा उस समय ज्यादातर माना जाता था कि राजस्थान के लोगों को क्या कहा जाता था, उस क्षेत्र को, राजस्थान के क्षेत्र को उस समय अंग्रेजों के समय में राजपूताना कहा जाता था और ऐसा माना जाता था कि उस समय इस प्रदेश में मुख्य रूप से राजपूत रहा करते हैं। लेकिन ये बात आंशिक रूप से ही सत्य थी, उस प्रदेश में अन्य जातियां भी रहती थी। तो आज भी वो जातियां जो है वो विद्यमान है और राजपूतों ने ही, अक्सर ये माना जाता था कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति, एक अनोखी संस्कृति अपने राज्य को प्रदान की। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है आज की वीडियो में। कल मैं आप लोगों के सामने दोबारा हाजिर होऊंगा इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर। हम लोग क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने आज देखा कि किस तरह से उड़ीसा के पुरी मंदिर की जो काष्ठ कला है वहाँ के स्थानीय लोग ही किया करते थे और किस तरह से वहाँ के जिन जिन शासकों ने वहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश की, उन्होंने इस मंदिर को भी अपने नियंत्रण में लेना चाहा ताकि वह जनता में स्वीकार्य हो सके।
तो आज की वीडियो में इतना ही। कल आपके साथ मुलाकात होगी पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद,